हेलो गाइस, मेरा नाम है जमाल सैयद। And I'm Asma Sayed, वेलकम टू also for Portugal Immigration Consultancy. जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पे पोर्चुगल की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं लिस्बन पोर्चुगल में, और D2, D7, D8 और गोल्डन वीजा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Also, if you're new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe to our channel और इस वीडियो को आगे से आगे ले जाए, उन लोग तक लेके जाए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। जी, हम आज का सब्जेक्ट है पोर्चुगल के मौजूदा हालात और उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आज तफसील से डिस्कस करते हैं। So without any further ado, let's start the video. पोर्चुगल की सिचुएशन ऐसी है कि प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है when it comes to appointments, when it comes to IMA, when it comes to residence card. बस एक फैमिली यूनिफिकेशन का प्रोसेस ही थोड़ा सा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक उसकी अपॉइंटमेंट्स नहीं खुली है काफ़ी टाइम से। और जो आउट ऑफ कंट्री है, जो D2, D7, D8 पे आ रहे हैं, अपनी फैमिली को साथ में लेके आ रहे हैं, उनका साथ में ही हो रहा है, डिपेंडेंट वीज़ा हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे है या फिर जो अपने पेरेंट्स को या फिर अपनी फैमिली को बुलाने वाले हैं, वो जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से नहीं खुले हैं। रेसिडेंस कार्ड के बारे में बता देता हूँ। रेसिडेंस कार्ड जिसके पेंडिंग थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो गया है प्रोसेस, जस्ट बिकॉज जो आर्टिकल्स थे पहले आर्टिकल 88, 89 की तरफ से। देखिए, प्रॉब्लम हमेशा शुरू से आर्टिकल 88, 89 की तरफ से ही होती थी, और जो डिलेज वगैरह आईमा फेस करता था या जो उससे पहले जो सेफ था वो ये रीज़न से फेस करता था कि इतने सारे एप्लीकेंट्स थे, इतने सारे पेंडिंग केसेस थे आर्टिकल 88, 89 के, तो वो करते करते, और उनके पास ज़्यादातर मैन पावर है ही नहीं, इतने ज़्यादा ऑफिसर्स है ही नहीं, इतने सारे ब्रांचेस नहीं हैं इनके, तो वो रीज़न से जो कार्ड का जो प्रोसेस था, कार्ड का बायोमेट्रिक देने के बावजूद भी जो डिलीवरी वाला प्रोसेस था या फिर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो था, जो शुरू में आर्टिकल 88, 89 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करते थे लोग, और कार्ड के लिए वेट करते थे या डेट के लिए वेट करते थे, अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते थे, वो खुद एक साल, 2 साल, 1.5 साल वाला प्रोसेस था। बायोमेट्रिक देने के बाद भी कई सारे लोग जो है कार्ड के लिए वेट करते थे। तो अब ये है कि वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आर्टिकल 88, 89 वाले जो जितने पेंडिंग केसेस थे वो सारे केसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं। उसकी तरफ से फ़ायदा ये हुआ है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे है, जिसकी रिन्यूअल वगैरह भी है, रिन्यूअल का तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया है प्रोसेस। जो पहला कार्ड जो 2 साल का आता है, उसके बाद जो 3 साल वाला जो कार्ड आता है, आप जो रिन्यूअल के लिए जाते हैं, रिन्यूअल का अपॉइंटमेंट ही आपका 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल रहा है। अपॉइंटमेंट होने के बाद पहले कार्ड 3-3, 4-4, 6-6 महीने के बाद आता था, अब 2 हफ्ते में, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों के, कुछ केसेस के तो हमारे वाले तो 1-1 हफ्ते के अंदर भी कार्ड आ गए। तो ये सारे चीजें जो है, प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा तेज हो गया है यहाँ की रेसिडेंस कार्ड के लिए। देखिए, D2, D7, D8 में शुरू से ही कार्ड जल्दी आते थे, क्योंकि वो लोग आते थे वीजास पे, डायरेक्ट इमिग्रेशन प्रोसेस करते थे अपनी होम कंट्री या रेसिडेंस कंट्री, जो आज भी वही है। तो मैं कुछ लोगों के वीडियो सुन रहा था कि वो लोग अक्सर ये वीडियोस बनाते हैं कि गुड न्यूज़, स्पेन की इमिग्रेशन खुलने के बाद पोर्चुगल की इमिग्रेशन भी खुलने वाली है। इमिग्रेशन पोर्चुगल की कभी बनी नहीं हुई थी। इमिग्रेशन पोर्चुगल की कभी भी बनी नहीं हुई थी। शुरू से जब से वो इमिग्रेशन चल रहा है, वो जब से चली रही है, कभी भी ऐसा होल्ड या रुक जाना या फिर कैंसिल कर देना ऐसा कभी नहीं हुआ। आर्टिकल 88 और 89 ही है जो कैंसिल हो गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी ओपन होने वाला है। ये लोग को चाहिए, जो इनके वीजाज है ना, जो डायरेक्ट जो इनके जो रास्ते हैं, जो प्रोसेस उन्होंने बताया है, D2, D7, D8, जॉब सीकर वीजा या फिर आपका स्टूडेंट वीजा या गोल्डन वीजा, ये जो इनके वीजास है, यही वीजेस पे आने वाला सिस्टम शुरू से, यही वीजेस पे आने वाला सिस्टम चलने वाला है आगे भी। तो ये जो कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूँ, ताजुब करते हूँ, और वो रीजन उनका तो बनाने का रीजन तो वीडियोस का यही है कि थोड़ी सी लोग को, क्योंकि लोग यही सुनना चाहते हैं, लोगों को शॉर्टकट्स पसंद है, लोगों को आर्टिकल 88, 89 शेंगन पे आके, टूरिस्ट वीजे पे आके यहाँ पे हम 92 करेंगे। 92 लोग समझते नहीं हैं कि कितने बेवकूफ़ बनते हैं लोग। ये 92 वाले वीडियोस की तरफ से कितने लोग ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं बेवकूफ़ बनना, क्योंकि आपको भी शॉर्टकट्स पसंद है। लेकिन जो सीधा सीधा रास्ता जो है, जो वीज़ास के जो रास्ते हैं, D2, D7, D8, जिसको हम लोग शुरू से वही इंकरेज करते हैं, ये रास्ते ज़्यादा लोगों को नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा है, टाइम है, वक्त लगता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट हो। पहले तो डंकी वाला ही एक दिमाग में लोग के पास होता है। डंकी से बेहतर एक है कि हम एटलीस्ट हम लीगल जा रहे हैं तो उसको समझते लीगल। शेंगन वीज़े पे जाके यहाँ पे आके कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। शेंगन वीज़े पे आके यहाँ पे इमिग्रेशन, पोर्चुगल की इमिग्रेशन नहीं है। पोर्चुगल की इमिग्रेशन शेंगन वीज़े पे नहीं है। आपके जो ऑफिशियल इनके जो वीज़ाज हैं
उसके ऊपर आके आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ये आर्टिकल 92, 88, 89 ये मैं शुरू से इंकरेज नहीं करता हूँ, और काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग ये सारे वीडियोस बनाते हैं क्योंकि आप सुनना चाहते हैं ये सारी चीज़ें। आपके दिल को भी अच्छे से पता है कि आपको कम खर्चे के अंदर अंदर क्या चीज़ हो सकती है, क्या है बताइए भाई। तो वो लोग तो यही उनको पता है कि कहाँ पे वीडियोस उनकी ज़्यादातर चल रही है, कहाँ पे रीच हो रही है, कहाँ पे उनके व्यूज सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वो जो छोटे जिस पे ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, छोटे रास्ते, शॉर्टकट वाले रास्ते, तो ये आप लोग प्रेफर करते हैं सुनना। तो आप लोग ये सारी चीज़ों में मत जाइए। कई सारे लोग परेशान होकर हमारे ऑफिसेस में आए, वो सुन के कि आर्टिकल 92 हमने सोचा था कि करेंगे, ये तो आसान है ही नहीं प्रोसेस। तो हम क्या कहते हैं शुरू से, तो है ही नहीं मसला। ये जो स्टूडेंट वीज़ा वाला जो है, आप अपनी होम कंट्री से स्टूडेंट वीज़ा डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं कि वीडियोस के चक्कर में कुछ लोग अपने वीडियोस में बताते हैं कि यहाँ की इमिग्रेशन फिर से खुलने वाली है, आप यहाँ पर आ जाइए, फिर वो दोबारा चालू हो जाएंगी। वो उम्मीद पे यहाँ पर लोग आ जाते हैं, आके परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम शुरू से ऐसी ही एडवाइस करते हैं कि आप जब भी यहाँ पर आते हैं, जॉब वीज़ा पे आए या स्टूडेंट वीज़ा पे आए या D2 पे आए या अपने बिजनेस वीज़ा पे ही आए, ऐसे आप आकर यहाँ पर आकर हम कोई भी कोर्स ले लेंगे, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सारी हवाई की बातें हैं। कुछ होने वाला नहीं है, और बहुत सेफ रास्ता जो है हम स्टार्टिंग से वही बताते हैं। और ज्यादातर हमारा चैनल जो है फैमिलीज के लिए है, जो यहाँ पर आना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं, यहाँ पर अपनी बच्चों की एजुकेशन कराना चाहते हैं, अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो लोग आते हैं, वही लोग हमारे से बात करते हैं, और हम उन्हीं को एंटरटेन करते हैं जो इस मकसद से आते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो वो हम लोग को केसेस लेते ही नहीं, जो जॉब सीकर वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, ये सारी चीज़ें हम लेते ही नहीं। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समझना है कि प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, पोर्चुगल की इमिग्रेशन खुली हुई है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको ये बताना है कि कई सारे लोग यूएस से यहाँ पे पोर्चुगल मूव हो रहे हैं। उसका डेफिनेटली रीज़न है, आप तो देख ही रहे हैं, आइस जो है, ICE जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है वहाँ की, जो लोगों को पकड़ पकड़ के, बिल्कुल जो लोग लीगल भी हैं, जिसके पास ग्रीन कार्ड भी है, जो नेशनल्स भी है, उनको भी पकड़ पकड़ के उनके ऑफिसेस से, उनके वर्क प्लेसेस से, उनकी बर्थडे पार्टीज वगैरह से, रोडों पे से, कहीं से भी, यहाँ से वहाँ से लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। तो वही रीज़न से कई सारे लोग जो है, जो यूएस में रहते हैं, वो पोर्चुगल का रुख ले रहे हैं। पोर्चुगल का रुख लेने के लिए एक रीज़न है, पोर्चुगल में जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लाइफ, बहुत ज़्यादा देखा जाए आप कंपेयर टू यूएस या दूसरी कंट्रीज से, बहुत ज़्यादा लाइफ, क्वालिटी लाइफ यहाँ पे अच्छी है, सेफ है, खर्चा पानी ज़्यादा नहीं है, और आप बहुत ही कम पैसों में जो है यहाँ पे सर्वाइव हो सकते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जैसे हमने आपको इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि आप अगर कहीं भी इमिग्रेट करते हैं, आप कहीं माइग्रेट करते हैं, आप कहीं अगर दुनिया में आप अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और माइग्रेट करने का प्लान अगर आपने बनाया है, तो उसके लिए आपको पहले तो एक अच्छी सेविंग होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। आप अकेले आ रहे हैं बात अलग है, आप अपनी फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि चलो भाई उठे, चलो भाई जाते हैं पोर्चुगल, जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास पैसे हैं, हम लोग हमेशा ये अपनी वीडियो में बताते हैं कि आपके पास कुछ सेविंग्स है, आपके पास एक इनकम है, आपके पास हमेशा हर महीना आपके पास वो पैसे आते ही आते हैं। कुछ आपके पास जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपके रेंट्स वगैरह हैं, या आपकी बिजनेस वगैरह है, प्रॉपर्टीज वगैरह है, तो वो लोग सोच रहे हैं पोर्चुगल आने के लिए, तो वो लोग के लिए अच्छा है। चले ठीक है, कुछ भी यहाँ पे आने के बाद बिजनेस नहीं चल रहा है, या जॉब नहीं मिल रही है, काम अभी नहीं चल रहा है, 6 महीने 1 साल तक आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बैकअप है, आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप वो लोगों में से है जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास कोई अच्छा जॉब भी है कि आप रिमोटली भी काम कर रहे हैं, या आपके पास बिजनेस भी है, या आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो आपको बैक सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाले हैं। तो वो लोगों के लिए पोर्चुगल अच्छा है। नॉट जस्ट पोर्चुगल, कोई भी कंट्री आप माइग्रेट कर रहे हैं, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो लोगों के लिए पोर्चुगल या कोई भी कंट्री अच्छी नहीं है जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैक सपोर्ट नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ कमाना शुरू करेंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ सेविंग्स करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, पोर्चुगल की इमिग्रेशन वगैरह, पेपर वर्क वगैरह भी करेंगे, तो ये नहीं होगा, और आपको करना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको पोर्चुगल आना है। आपके पास पैसे हैं, आपके पास 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 100,000
पोर्चुगल के 100,000 है आपके पास, तो आप रुख करिए। आप इतने कम पैसों में, आपके पास सिर्फ 10 लाख है, चलो जाके मैं वहां पे वो कर लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, ये चीज के लिए मत आइए। आप जॉब सीकर, आप सिंगल है, बैचलर हैं, जॉब सीकर वीजा अपनी कंट्री, अपनी होम कंट्री से जॉब सीकर वीजा पे डायरेक्टली पोर्चुगल आ रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद जॉब मिल जाती है, वो अच्छा है आपके लिए। वो एक ऑप्शन बहुत अच्छा है वैसे लोगों के लिए। या फिर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अगर हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट करते हैं, वहाँ से एडवांस में पेमेंट्स वगैरह करते हैं, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वगैरह शो करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह शो करते हैं। आप यहाँ पे आते हैं, कॉलेज आपका जब भी शुरू होने वाला है तो आपको एडमिशन जब आपने लिया है वहाँ से बैठे बैठे यहाँ पे आने के बाद आपको कॉलेज अटेंड करना है, आपको अपनी एजुकेशन वगैरह अटेंड करना है, साथ ही साथ आप फिर 20 आवर्स हफ्ते में 20 घंटे आप काम भी कर सकते हैं। तो वो एक सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि अगर आप फैमिली वाले लोग हैं, आप फैमिली को साथ में लेके आने वाले हैं, तो आपके पास कुछ पैसे नहीं है, पैसे हैं तो भी आपके पास कम पैसे हैं, मत करिए। वही पैसों को संभालिए, वही पैसों को अपनी कंट्री में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करिए और काम वाम करिए। लेकिन पोर्चुगल या दूसरी कंट्री माइग्रेट होने का मत सोचिए। पैसे अगर आपके पास कम है, आप वेल्दी हैं, वेल्थी लोगों के लिए पोर्चुगल अच्छा है। नॉट जस्ट पोर्चुगल, कोई भी कंट्री, कोई भी यूरोपियन कंट्री अच्छी है। पोर्चुगल इसलिए अच्छा है क्योंकि पेपर वर्क यहाँ का बहुत ज़्यादा इजी है, काफ़ी आसानी से हो जाती है। लोग यहाँ पे रहते हैं, पासपोर्ट लेते हैं और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज चले जाते हैं। ऐसा भी यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर होता है। लोग यहाँ पे बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ पेपर वर्क करने के लिए अगर बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ से उठ के आप फिर दूसरे यूरोपियन कंट्री चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलरीज अच्छी है, वहाँ पे इनकम अच्छी है। वहाँ पे अगर आप बिजनेस आप शुरू भी करते हैं तो यहाँ पे 50 यूरो कमाते हैं, वहाँ जाके आप फिर 150 यूरो कमाते हैं। इतना डिफरेंस आ जाता है। स्विट्जरलैंड में आप अपनी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में प्राइसिंग अलग है, पोर्चुगल की प्राइसिंग माशाल्लाह बहुत कम है। तो वो रीजन से मैं आपको बता रहा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पोर्चुगल में बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपका पासपोर्ट वगैरह होने के बाद कई सारे देसी लोग ये करते हैं कि दूसरी कंट्रीज शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक दिमाग में आप रख सकते हैं। मैं तो एडवाइस करता हूँ कि पोर्चुगल में रहें, क्योंकि इन सब यूरोपियन कंट्रीज में आपको अच्छा और सेफ और कॉस्ट अगर इफेक्टिव आपको कहीं रहना है, बच्चों के लिए, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए अगर अपना है, दिमाग में पैसे अगर नहीं है, अच्छी जगह, अच्छी सेफ्टी और खाना पीना अच्छा अगर आपको चाहिए, तो बहरहाल यूरोप तो आपके लिए खुला है ना। पोर्चुगल का ये रेसिडेंस कार्ड आ गया आपके पास, पासपोर्ट आ गया, तो पूरा यूरोप आपके लिए खुला है, पूरा दुनिया वैसे आपके लिए खुली है पासपोर्ट आने के बाद। तो उसके बाद आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे लिए तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा हर किसी को कि पोर्चुगल में ही रहें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और ये आपको बताना था कि इमिग्रेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और आगे जाके और भी तेज़ हो रही है। जैसे कि एम्बेसीज की जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिल रही थी, वो भी अपॉइंटमेंट्स जो है जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। बैंक का जो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा बेहतर हो गया है कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है और मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये और भी ज़्यादा तेज़ हो जाने वाला है इंशाल्लाह ताला। और अपॉइंटमेंट्स जो एम्बेसी के अपॉइंटमेंट्स थे, जो VFS के अपॉइंटमेंट्स थे, वो भी तेज़ हो रहा है। फैमिली यूनिफिकेशन, आई होप इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये लोग फैमिली यूनिफिकेशन भी जल्द से जल्द खोल दें। अभी तो कब टेम्परेरी फैमिली यूनिफिकेशन अभी नहीं खुले हैं। पोर्टल पे भी, जो पोर्टल है यहाँ पे जिसका जो लोग रहते हैं, जिसकी रेसिडेंस कार्ड है और वो अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली की पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं, तो पोर्टल पे भी वेट करते करते जो है 7, 8, 9 महीने लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली ये पोर्टल वगैरह भी पोर्टल का काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें समझ में आ रही है आप लोग को। और जो मकसद से हम आए थे वो बताना ये था कि आप आ रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग के साथ आइए और अच्छा खासा आपके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आप पोर्चुगल आइए, नहीं तो नहीं आइए। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.